हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक से जुड़े 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चंस में हम टोटल अरिथमेटिक को कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक से हम लोग देखेंगे कि कैसे टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा ट्रिक कौन सा है। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है B is 200% efficient than A and 50% efficient than C. If all of them work together for 2 days to complete the work, then in how many days A alone can complete the work? तो हमें पता है कि A और B के एफिशिएंसी का हमें पता है। अगर हम ले लें यहाँ पे A, सपोज दिस वन इज़ B इज़ 200% एफिशिएंट देन A। इसका मतलब अगर A का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा 200% यानी ट्वाइस, तो फिर B का बन जाएगा 3। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो B इज़ 50% एफिशिएंट देन C। इसका मतलब अगर 50% जो है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है हाफ, यानी अगर C का एफिशिएंसी 2 हुआ तो फिर B का एफिशिएंसी जो है वो बन जाएगा 3। तो फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा C का एफिशिएंसी जो है वो है 2। अभी इन तीनों लोग ही 2 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो फिर इन तीनों का अगर कंबाइंड एफिशिएंसी देखें तो फिर क्या, एक दिन में एफिशिएंसी बन जाएगा 6, तो फिर 2 दिन में इतना ये लोग कितना काम करेंगे 12 यूनिट। अभी हमें निकालना है कि A कितने दिनों में कंप्लीट वर्क करेगा। ए का एफिशिएंसी है 1, इसका मतलब ए जो है वो 12 डेज में कंप्लीट काम करेगा। इसका मतलब बी बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एजेस के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या दिया है? द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज़ 81 ईयर्स। तो फिर ए बी और सी का एज जो है वो गिवन है 81 ईयर्स। 1 ईयर्स बिफोर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वर्स 1:2। ए और बी का जो रेशियो है वो 1:2 है, लेकिन ये प्रेजेंट एज का नहीं है, -1 यानी 1 ईयर अबव का अगो का है। नेक्स्ट, 1 ईयर बिफोर दी रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी वॉज 4:7। सिमिलरली अगर बी और सी का हम रेशियो देखें तो फिर ये भी एक साल पहले 4:7 ही था, ये भी -1। अगर दोनों में ही देखें, दोनों में ही बी कॉमन है, तो फिर बी का एज जो है वो सेम होना चाहिए। तो फिर इसको अगर हम 4 बनाए तो फिर इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऐसे हो जाएगा। तो फिर बिफोर 1 ईयर अगर हम बोले तो फिर ए बी और सी तीनों का एज का जो रेशियो वो था 2:4:7। तो अभी हमें क्या दिया है? हमें उन लोगों का प्रेजेंट एज जो है उनका सम पता है 81 ईयर्स, और बिफोर 1 ईयर इन लोगों का एज का सम कितना होगा? यहाँ से 11 एंड 13 यूनिट था। 13 यूनिट अगर 1 ईयर पहले था तो फिर यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि 1 ईयर आगे इन लोगों का जो एज का सम वो -3 यानी 78 होगा। फिर सबका ही एज एक एक करके कमेगा। इसका मतलब जो 1 यूनिट है उसका वैल्यू बन जाएगा हमारा 6, यानी एक साल पहले ए बी सी का जो एजेस है वो कितना कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए यानी 12, बी 24 एंड सी था 42। अभी हमें क्या निकालना है? सो फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 6 ईयर्स। तो ये जो एज है ये 1 ईयर पहले है और हमें आज से 6 ईयर बाद निकालना है। इसका मतलब इन जनरल यहाँ से हमें समझ में आ रहा है एक साल अगर हम जोड़े तो फिर प्रेजेंट में आएंगे, उसके साथ 6 साल जोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर हमें आंसर मिलेगा। इसका मतलब हमें 24 + 7 करना है। इसका मतलब जो 31 है वो हो जाएगा हमारा आंसर, यानी डी बन गया हमारा आंसर। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर के ऊपर बेस्ड है। देयर आर 2 वेसल्स ए एंड बी हैविंग क्वांटिटीज मिल्क एंड वाटर। रेशियो ऑफ क्वांटिटी इन वेसल इज़ 6:7। इसका मतलब जो फर्स्ट वेसल सपोज ए और सेकंड जो है वो बी है, इसमें टोटल 6 यूनिट इतना वॉल्यूम का मिल्क और वाटर रहेगा और सेकंड में 7 यूनिट का रहने वाला है। And both of them having equal quantity of water, the quantity of pure milk in vessel A and B respectively is 40 and 50 लीटर। हमें पता है कि दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पहले वाले में क्योंकि 40 लीटर मिल्क है और सपोज x लीटर वाटर हुआ, तो फिर
ये बन जाएगा हमारा पहले का टोटल वॉल्यूम, और सेकंड वाले में 50 लीटर मिल्क है और सिमिलर सेम जो है अमाउंट ऑफ वाटर यानी x लीटर वाटर है, तो फिर टोटल ये बन जाएगा। अभी हमें इन वॉल्यूम्स का रेशियो जो है वो दिया है 6:7, तो फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जितना भी वाटर है वो कितना करके है दोनों में। तो फिर इसको अगर हम सोल्यूशन निकालें तो फिर 7x और 6x से सिर्फ x मिलेगा, और यहाँ से हमें 280 एंड 300 यानी x जो है वो बन जाएगा 200 लीटर। तो फिर अभी हमें क्या निकालना है, नाउ दिस टू वेसल्स A एंड B, सॉरी ये 200 नहीं 20 होने वाला है, 300 माइनस 280 यानी 20। अभी क्या दिया है आगे, वेसल्स A एंड B क्वांटिटीज पुट इन अनदर वेसल C, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल C। अभी अगर हम A और B को अलग से लिखें तो फिर A में हमारा मिल्क जो था वो था 40 लीटर और जो वाटर था 20 लीटर, और जो बी में मिल्क था 50 लीटर एंड वाटर सेम यानी 20 लीटर था। तो फिर इन दोनों को अगर हम जोड़ के सीम बनाएं तो फिर टोटल जो मिल्क है वो बन जाएगा 90 एंड टोटल जो वाटर है वो बन जाएगा 40, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9:4, यानी ए बन जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो CISI के ऊपर बेस्ड है। दिया है कि अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन अ स्कीम एट 15% पर एनम 2 ईयर्स के लिए, और उसको क्या मिला 1950 रुपीज़ मिला एज सिंपल इंटरेस्ट। अभी यहाँ तक अगर हम देखें तो फिर इसने 15% को रखा 2 साल के लिए, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है, यानी 15 × 2 यानी 30% हो जाएगा हमारा जो नेट इंटरेस्ट है। इसका वैल्यू हमारा दिया है 1950। अगर यहाँ से हम देखें तो फिर 100% निकालने से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो फिर 650 आ जाएगा, इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 6500 हो गया हमारा प्रिंसिपल। अभी क्या बोला है कि ही इंक्रीज दी हिज सम बाई x एंड इन्वेस्टेड इन अनदर स्कीम एट 10%। अभी इसने इसके साथ कुछ एक अमाउंट x जोड़ दिया, अभी इसको इसने क्या किया 10% पर एनम 2 साल के लिए छोड़ दिया, और यहाँ से उसे 1680 रुपीज़ मिल रहा है एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो फिर इतना हमें पता है कि अभी उसका जो प्रिंसिपल है वो 6500 प्लस x, ये है हमारा प्रिंसिपल। तो हमें क्या पता है कि 10% जो है वो 2 साल में इंटरेस्ट देता है इतना। अभी 10% को अगर हम देखें CI में क्या होता है, CI में हमें सक्सेसिव जो रेट है उसको लेना पड़ता है। अगर इसका हम सक्सेसिव ले तो फिर उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट वन प्लस सेकेंड वन प्लस 10 × 10/100 यानी x + y प्लस xy बाई 100%। ये इससे हमें मिल जाएगा कि नेट कितना हमें रेट मिलने वाला है। तो फिर इसको अगर हम देखें तो फिर यहाँ से मिल जाएगा हमारा 2100। अभी ये 21%, अभी इस 21% का वैल्यू जो है वो दिया है 1680। इसका मतलब जो 100% है उसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 100% का वैल्यू हमारा बन जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करें तो फिर 80, इसका मतलब 8000। इसका मतलब सेकंड केस में हमारा प्रिंसिपल है 8000, फर्स्ट केस में प्रिंसिपल था 6500। इतना इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, इसको अगर हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो फिर मिल जाएगा हमारा x जो है वो हो जाएगा 1500, यानी 1500 अगर हम x को जोड़ दें उसके बाद हम इसको 10% CI में लगाए तो फिर इतना इंटरेस्ट निकलने वाला है। तो 1500 है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एवरेज के ऊपर बेस्ड है। दिया है इन अ क्लास देयर आर 30 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़। तो हमें पता है जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है 30 है एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो 15 है। टोटल एवरेज वेट ऑफ क्लास गिवन है 48 kg एंड टोटल एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ गिवन है 58 kg। अभी बॉयज़ का हमें पता है 58 kg है, और जो एवरेज है टोटल बॉयज़ गर्ल्स मिला के उसका जो है वो बॉयज़ का है 58 एंड जो एवरेज है वो है 48। इसमें हम एलिगेशन को लगाएंगे तो फिर हमें क्या निकालना है, गर्ल्स का एवरेज वेट निकालना है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम अगर यहाँ पे देखें इसका डिफरेंस कितना है 10, और यहाँ से भी हमें देखना पड़ेगा इसमें कितना चाहिए हमें। अगर हम देखें तो फिर गर्ल्स और बॉयज़ इसका नंबर का रेशियो कितना है 2:1। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2:1। अभी जो 2 है 2 यूनिट
जो है यहाँ पे 10 दिया है, इसका मतलब 1 यूनिट की क्या कितना हो जाएगा 5। अभी यहाँ पे इसका वैल्यू इंक्रीज है, इसका मतलब यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो डिक्रीज आएगा। इसका मतलब 48 - 5 यानी 43 बन जाएगा हमारा जो गर्ल्स है, गर्ल्स का एवरेज वेट। इसका मतलब बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मिक्सचर के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे दिया है अ मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन रेशियो 5:1। अगर हम यहाँ पे वाइन ले और वाटर ले, ये दिया है 5:1। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, हम लोग 5 लीटर वाटर ऐड करने से हमारा जो रेशियो है वो बन जाता है 5:2। तो फिर हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ वाइन इन दी मिक्सचर इनिशियली कितना था। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, वाइन जो है वो उसमें उसके जो अमाउंट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो फिर यहाँ से भी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन वाटर में हमारा जो है यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में हमने 5 लीटर ऐड किया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट जो है उसका वैल्यू है 5 लीटर। तो फिर हमें क्या निकालना है, इनिशियली वाइन कितना था। इनिशियली वाइन 5 यूनिट था, इसका मतलब 5 × 5, इसका मतलब इनिशियली वाइन जो है वो 25 लीटर था। अभी अगर हम ऑप्शन से जाए, कोई भी नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ई बन जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे दिया है अ मैन है जो कि P से Q पॉइंट तक जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर में, एंड फिर Q से R तक जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर में। अगर यहाँ पे हम इसको ले लें P Q R, इनिशियली P to Q वो जो जा रहा है वो 90 किमी पर आवर इस स्पीड में जा रहा है, और बाकी का जो है वो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर में। अभी उसके आगे क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन P to R जो है वो दिया है 200 किलोमीटर। ये टोटल का ही हमें पता है 200 किलोमीटर है। इफ़ एवरेज स्पीड जो है वो दिया है 75 किलोमीटर, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P to Q। अभी हमें पता है इन दोनों में इनिशियली वो 90 से जा रहा था, उसके बाद उसने 60 से गया, और एवरेज जो है वो 75 से गया। ये जो है यहाँ से हमें पता है स्पीड के बारे में। तो फिर यहाँ से अगर हम डिफरेंस ले, एलिगेशन का यूज़ करें, तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे भी 15, यानी 1:1। ये जो है ये बन जाएगा हमारा टाइम का रेशियो। इसका मतलब अगर यहाँ से हम देखें, टोटल हमारा डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और एवरेज स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है, 200/75 यानी 8/3 किलोमीटर आवर, इतना टाइम लग रहा है। और जो टाइम का रेशियो है वो 1:1 है। इसका मतलब फर्स्ट जो 90 किलोमीटर से जा रहा है उसमें उसे 4/3 आवर लगा, और बाद में जब वो Q से R में जाएगा तभी भी उसे 4/3 आवर ही लगेगा। अभी हमें क्या निकालना है कि ये P से Q का डिस्टेंस कितना है। हमें पता है वो जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल से हमें पता है यहाँ पे D होता है, यहाँ पे S और यहाँ पे T। तो D जो है वो बन जाता है हमारा S × T। अभी इनिशियली जो S था वो था 90, एंड जो टाइम है वो निकला हमारा 4/3। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 × 4/3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फिर 120 किलोमीटर बन जाएगा हमारा आंसर। यानी P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। अगर हमें Q से R तक पूछता तो फिर ये सिंपली 80 किलोमीटर बन जाता। सो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन जो है वो पूछा है A कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 20 days वाइल B इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन A। अब हमें पता है कि अगर हम A और B को लें 25% यानी 25/100, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें फ्रैक्शन में तो फिर ये 1/4 आएगा। B 25% मोर एफिशिएंट, इसका मतलब A का एफिशिएंसी 4 होने से B का जो एफिशिएंसी है वो बन जाएगा 5। हमें क्या पता है, जो एफिशिएंसी और टाइम इसका रेशियो हमेशा इन्वर्स आता है। इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो अगर 4:5 आया तो फिर टाइम का जो रेशियो है वो हमेशा 5:4 आएगा। अभी इस 5 का वैल्यू हमें पता है, ए जो है वो 20 डेज़ में काम कर रहा है। इसका मतलब बी को कितना टाइम लगेगा, 5 का ये 4 टाइम्स है, इसका मतलब बी को जो है 16 डेज़ लगने वाला है। अभी हमें क्या दिया है, बी वर्कड फॉर 30 days एंड लेफ्ट एंड रिमेनिंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाई सी इन 15 days। अभी बी का एफिशिएंसी है 5 यूनिट और इसने 6 डेज़ काम किया। इसका मतलब इसने क्या 30 यूनिट काम किया होगा। टोटल जो वर्क है वो कितना है, टोटल वर्क अगर हम यहाँ से देखें तो फिर हम बोल सकते हैं कि क्योंकि इसने ए ने
4 एफिशिएंसी से 20 डेज़ काम किया, इसका मतलब टोटल वर्क जो है वो 80 बन जाएगा। तो फिर ये बाकी जो 30 यूनिट है, सी ने उस 30 यूनिट में से टोटल 80 यूनिट था, उसमें से 30 यूनिट बी ने कर लिया, तो फिर बचा कितना, बचा 50 यूनिट। इस 50 यूनिट के जो काम है इसको सी 15 डेज़ में कम करता है। तो टोटल काम यानी 100 यूनिट कितने में करेगा, इंटू 2, यानी 30 डेज़ में सी जो है वो कंप्लीट काम को कर लेगा। तो विथ जो ई है वो बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड है। जो क्वेश्चन है वो दिया है द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 66 किलोमीटर। सर्कमफरेंस, अभी सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हमें पता होता है, सर्कल का 2 पाई आर होता है। इस केस में 2 पाई आर जो है वो 66, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो फिर इसको अगर हम सारा को लेके कैलकुलेट करें, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, जो आर है, आर बन गया हमारा 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। अभी क्या दिया है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ स्क्वायर इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज टू टाइम्स द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अभी ये जो रेडियस है ये एक्चुअली ट्वाइस ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर है। तो फिर यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकालें, यानी साइड कितना होगा 10.5/2 यानी 5.25 इतना सेंटीमीटर बन गया हमारा जो स्क्वायर है उसका एक एक साइड। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली ए स्क्वायर। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 5.25 जो है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये 5.3 का स्क्वायर, अगर हम 5.3 को मल्टीप्लाई करें 5.3 से, वो बहुत ही ईजी होता है हमारे लिए रेदर देन 5.25 इंटू 5.25। तो इसको अगर हम करें तो फिर यहाँ से आ जाएगा 9, देन यहाँ से 0 और यहाँ से 28, इसका मतलब 28.09 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बन जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें जो ई ऑप्शन है वो इसके बहुत ही नियर है, इसका मतलब ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन में पूछा है द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट दिया है 18 किलोमीटर पर आवर विच इज़ 500% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अभी अगर हम इसको लिखें अपस्ट्रीम यानी यू और स्ट्रीम को हम एस से डिनोट कर सकते हैं। 500% मोर यानी मोर देन 5 टाइम्स, यानी अगर जो एस है यानी स्ट्रीम का स्पीड जो अगर 1 हो गया तो फिर जो अपस्ट्रीम है वो हो जाएगा 6, क्योंकि 5 टाइम्स मोर है। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है इसका वैल्यू जो है वो 18 यूनिट है, इसका मतलब 3 टाइम्स, इसका मतलब जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो बन जाएगा हमारा 3। अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर्स वाइल ट्रेवलिंग इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में ये कितना डिस्टेंस जाएगा, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड कितना है। हमें पता है जो बोट का स्पीड है उससे अगर हम स्ट्रीम का स्पीड निकाल दें तो फिर हमें जो अपस्ट्रीम का स्पीड मिल जाता है। तो फिर यहाँ से हम अगर बोट का स्पीड निकालें तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिंपली u + s, इसका मतलब यहाँ से 21 बन जाएगा हमारा बोट का स्पीड, और जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है वो बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड होता है, यानी इन दोनों को जोड़ दे तो फिर 24 किलोमीटर पर आवर ये बन जाएगा हमारा बोट का डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो हमें अभी निकालना है 3 आवर्स में कितना जाएगा, 1 आवर में ये जाता है 24 किलोमीटर, इसका मतलब 3 आवर में ये 24 × 3 यानी 72 किलोमीटर जाएगा। तो सी है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स दिया है 8% करके इज़ 225 less than compound interest on the same sum for 2 years at 10% per annum। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है, तो फिर हमें क्या निकालना है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कम है कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्योंकि इस केस में वैसे भी कंपाउंड के केस में जो रेट है वो ज़्यादा है। तो अगर हम देखें कंपाउंड के केस में 1 ईयर में इसको मिलता है 10%, लेकिन कंपाउंड में जो है वो सक्सेसिव लग जाता है, इसका मतलब कंपाउंड में 2 ईयर में कितना मिलेगा, इफेक्टिव जो है वो 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 21% जो नेट रेट ये हमें मिलने वाला है 2 ईयर्स में। तो फिर कंपाउंड के लिए हमें इतना मिल गया, और 2 ईयर में 8% करके सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपली 2 × 8 यानी 16%। तो फिर इसका जो डिफरेंस है ये हमें दिया है 2 to
5। तो हमें क्या निकालना है, हमें सम यानी पी का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं पी इंटू जो 5% है इसका वैल्यू जो है वो 225 है। इसका मतलब जो हमारा पी है वो कितना हो जाएगा 225 बाई 5 इंटू 100। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फिर ये सिंपली 45 आ जाएगा, यानी 4500 और ई हो जाएगा हमारा सम का वैल्यू। सो ई है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज के ऊपर बेस्ड ही है। समीर जो है वो स्पेंड करता है अपने 52% ऑफ इस मंथली सैलरी एजुकेशन पर एंड 23% स्पेंड करता है मिसलिनियस पर। तो फिर 52% इसने कर दिया एजुकेशन में एंड 23% कर दिया मिसलिनियस में। तो ही इज़ लेफ्ट विथ 4500। तो हम ऐसे ले सकते हैं कि इनिशियली उसके पास 100% था सैलरी, 52% गया एजुकेशन में एंड 23% गया मिसलिनियस में। तो फिर टोटल कितना गया, 73% इसने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया। तो फिर बाकी कितना बचा, 25% बचा। 25% यानी 1/4 उसके पास अभी भी बचा है। इस 1/4 का वैल्यू हमें पता है 4500 है। तो फिर व्हाट इज़ इज मंथली इनकम, इसका मतलब मंथली इनकम कितना हो जाएगा 4500 इंटू 4 यानी 18000 यानी 1,80,000। लेकिन यहाँ से अगर हम ऑप्शन से जाए कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ई हो जाएगा हमारा आंसर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट जो है ये वाला जो है पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या दिया है, मोहित है एक, वो स्टार्ट करता है कोई एक बिज़नेस को 8500 से एंड आफ्टर 12 मंथ्स निशान ज्वाइन करता है मोहित को। तो हम यहाँ पे मोहित और यहाँ पे निशान ले लेते हैं। मोहित 8500 से इसने ज्वाइन किया, अभी 12 मंथ यानी 1 ईयर तो ऐसे ही गया। उसके बाद निशान आया। आफ्टर 3 ईयर्स प्रॉफिट इज़ डिवाइडेड, और उसके भी 3 ईयर्स, इसका मतलब उसके बाद 2 ईयर्स में प्रॉफिट डिवाइड होगा। इसका मतलब निशान का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें नहीं पता, इसको हम ऐसे एक्स ले सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, जो उन लोगों का प्रॉफिट है उसका रेशियो दिया है 15:12। हमें क्या पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका जो भी रेशियो आएगा और प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है। तो फिर हमें यहाँ पे अगर इसको यूज़ करें तो फिर यहाँ पे जो मोहित है इसका 8500 टोटल 3 साल चला, और जो निशान थे उसका x रुपीज़ जो है वो 2 साल चला। तो ये बन जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो, जो कि इक्वल होने वाला है प्रॉफिट के रेशियो से, यानी 15/12। तो फिर हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, निशान का कंट्रीब्यूशन यानी x के वैल्यू ही हमें निकालना है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फिर हमें क्या मिलेगा, देख लेते हैं। यहाँ से काटने से 6 यानी जो x है वो हो जाएगा 1700 इंटू 6 यानी 10200। ये b जो है वो हो जाएगा निशान का कंट्रीब्यूशन। सो b इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पाइप एंड सिस्टर्न के ऊपर बेस्ड है। हम लोग ऑलरेडी हाफ में चले आए हैं। तो फिर क्या दिया है, एक टैंक कैन फिल बाय अ पाइप इन 2 आवर्स। ए जो है वो 2 आवर्स में फिल करता है एंड बाय पाइप बी इन 3 आवर्स, और बी जो है वो 3 आवर्स में फिल करता है पाइप को। एंड आउटलेट सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर्स, और सी एक पाइप है जो टैंक को फिल नहीं करेगा लेकिन खाली करेगा। तो फिर इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। ये वाला माइनस नहीं है, ये वाला जस्ट एरो ही है। तो फिर इतना हमें पता है। हमें जानना है कि अगर तीनों ही पाइप ओपन रहे तो फिर टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन लोगों का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम अगर ले तो फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा 6। अभी हमें ए बी सी तीनों का ही एफिशिएंसीज निकालना पड़ेगा। एक का जो एफिशिएंसी है वो 6/2 यानी 3 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी जो है वो 6/3 यानी 2 हो जाएगा, और सी जो है उसका एफिशिएंसी है 6/6 यानी 1 हो जाएगा। लेकिन सी क्योंकि जो वाटर है उसको एम्प्टी कर रहा है, टैंक को एम्प्टी कर रहा है, वाटर को निकाल रहा है, इसलिए इसको माइनस से डिनोट करना है। तो टोटल अभी कितना टाइम में ये टैंक भरेगा, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी जो कि 6 है और एफिशिएंसीज जो है 3 + 2 - 1 यानी इसका जो वैल्यू है वो बन जाएगा 6/4 यानी 3/2 आवर। 3/2 आवर में टैंक जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो दिया है रीता जो है उसने कोई एक आइटम को परचेज़ किया 6500 में एंड उसको सोल्ड कर दिया 20% लॉस में। फिर उसको जितना भी मिला फ्रॉम दैट अमाउंट शी परचेस्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो ओवरऑल उसको क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसको हमें निकालना है। तो फिर हमें पता है 6500 जो है ये है इसका CP और लॉस जो है वो हो रहा है 20% यानी 20/100 यानी 1/5। इसका मतलब क्या, अगर 5 से उसने ख़रीदा होगा तो फिर उसने कितने में बेचा होगा, क्योंकि लॉस हो रहा है इसका मतलब इसने CP से कम में बेचा होगा, इसका मतलब इसने 4 में बेचा होगा। अगर हम यहाँ से देखें 5 में नहीं बेचा ख़रीदा, इसने 6500 में ख़रीदा, ये इसका कितना टाइम है 1300 टाइम। इसका मतलब अगर CP 6500 हुआ तो फिर SP कितना होगा 4 × 1300 यानी 5200 होगा इसका SP। अभी उसके बाद क्या दिया है, इस जो SP है जो SP से बेच के उसको जितना भी पैसा मिला जो 5200 है इसको उसने अभी CP बनाया और उसने फिर से कुछ एक चीज़ खरीद लिया। अभी इसको वो बेच रहा है 25% प्रॉफिट में। तो फिर हमें SP को देखना है 25% प्रॉफिट यानी फिर से हमें 25/100 करना पड़ेगा यानी 1/4 प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब जो CP से SP बड़ा होगा, अगर CP जो है वो 4 यूनिट है तो फिर SP जो है वो 5 यूनिट हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो फिर ये क्या 1300 टाइम्स है तो फिर SP भी 1300 टाइम्स यानी 6500 होगा। तो इनिशियली इसके पास 6500 ही था और फाइनली भी इसको 6500 ही है इसका जो SP। इसका मतलब ओवरऑल इसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस, यानी D जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड है। 4 गर्ल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। 4 गर्ल्स है जो 3 दिन में कोई काम करता है। 3 बॉयज़ कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 2 days। और 3 बॉयज़ 2 दिन में सेम काम करेगा। एंड 5 women कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 4 days। और 5 women जो है वो 4 days में काम करेगा। क्योंकि सभी लोग सेम काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम इक्वल दे सकते हैं। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिला 12G = 6B = 20W। तो फिर हमें क्या देखना है, हु इज़ लीस्ट एफिशिएंट। अभी यहाँ से हमें लीस्ट एफिशिएंट जानने के लिए सबका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमें जस्ट इसको रेशियो जो है उसका सबका ही इन्वर्स लेना पड़ेगा। इसका मतलब 1/12, 1:1/6 एंड 1/20। ये करने से हमें मिल जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो कितना है। अगर ऐसा जब भी केसेस हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, नीचे में जो भी दिया है डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लेना पड़ेगा और उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर 12, 6 और 20 को देखें इसका एलसीएम जो है वो हो जाता है 60। इसका मतलब हमें 60 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60/12 यानी 5, 60/6 यानी 10 एंड 60/20 यानी हो जाएगा 3। तो फिर यहाँ से अगर हम देखें तो फिर एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है बॉय का, उसके बाद है गर्ल का और उसके बाद है वीमेन का। इसका मतलब जो सबसे लीस्ट कौन हो जाएगा, वीमेन। इसका मतलब C जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड है। In how many ways a committee of 5 students can be selected from 6 boys and 5 girls consisting of 3 boys and 2 girls। तो हमें 5 लोग को सिलेक्ट करना है बिटवीन अमंग सम बॉयज़ एंड गर्ल्स। टोटल हमारे पास 6 बॉयज़ है एंड 5 गर्ल्स है। 6 बॉयज़ में से हमें 3 बॉयज़ चाहिए और जो 2 गर्ल्स है इसमें से हमें 5 गर्ल्स से हमें 2 गर्ल्स चाहिए। तो फिर इसको हमें कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज जो है वो होता है ऐसे 6C3 एंड गर्ल्स के लिए हो जाएगा 5C2। क्योंकि दोनों को ही चाहिए इसलिए इसको इनटू लिखना पड़ेगा। अभी इस C को कैसे हम ब्रेक करें, जो फॉर्मूला होता है C को ब्रेक करने का वो NCR इक्वल होता है N⁴/R⁴ इंटू N-R⁴। तो फिर मैं इसको भी बताने वाली हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। पहले इसको देख लेते हैं। जो इसको फॉर्मूला से अगर इसको यूज़ करें तो फिर क्या हो जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3 यानी अगेन 3 फैक्टोरियल। और इस पार्ट के लिए क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल एंड 5 - 2 यानी 3 फैक्टोरियल। तो फिर ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक। अभी आगे देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे।
जो फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या, हमें जस्ट एक एक करके डिक्रीज़ करते जाना है और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको ऐसे हम कर सकते हैं। अगेन 3 फैक्टोरियल यानी 3 2 1 1 में जाके एंड हो जाएगा। यहाँ से भी 3 2 1, यहाँ से 5 4 3 2 1, अगेन 2 इंटू 1 एंड 3 2 1। तो फिर जितना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम उसको करना पड़ेगा। यहाँ से अगर इसको 2 काटे तो फिर 2 आ जाएगा, यहाँ से ये कम्प्लीटली चला जाएगा, 3 2 करके 6 चला जाएगा। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा 20 और यहाँ से हमें मिल रहा है 10, यानी 20 इंटू 10 200 जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। इसमें दिया है when 4 dice are thrown randomly what is the probability that the number attained in each of them is same। अभी एक डाई, जो एक डाई होता है उसमें क्या 1 से लेकर 6 तक 6 नंबर्स होता है। तो फिर हमें ऐसे 4 डाई को थ्रो करना है और चारों में ही हमें सेम नंबर चाहिए, यानी अगर 1 आया तो फिर चारों में ही 1 आना चाहिए, या फिर चारों में ही 2, चारों में ही 3, ऐसे करके हमें चाहिए। तो फिर हम देखें तो जितना बार भी हम इसे थ्रो करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ डिज़ायर्ड आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर हम देखें टोटल हमें क्या है, हमने जो 4 डाई को थ्रो किया है और एक डाई में हमें टोटल 6 जो है वो अलग अलग नंबर्स मिलता है, यानी 6 पॉसिबिलिटी है। एक डाई को अगर हम थ्रो करें तो फिर 6 नंबर्स मिल सकता है। तो फिर हमारा टोटल जो भी है वो टोटल वेज हो जाएगा 6 टू द पावर 4। एंड डिज़ायर्ड आउटकम क्या क्या है, डिज़ायर्ड यानी क्या क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए कि चारों में ही सेम नंबर आए, यानी चारों में 1 आ सकता है, चारों में 2, चारों में 3, चारों में 4, चारों में 5 और चारों में 6। इसका मतलब ये एक कंडीशन ही बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पे डिज़ायर्ड में हमारा बन जाएगा 6। तो फिर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये क्या हो जाएगा 1/6 क्यूब, एक से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/6 क्यूब का वैल्यू तो हमें पता ही है 216, यानी जो सी है वो बन जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन टाइम एंड वर्क के ऊपर ही बेस्ड है। दिया है 4 men and 6 women together और 8 men can complete any work in 40 days। हमें दिया है 4 men और 6 women जितना भी काम करेगा सेम काम ही 8 men करेगा 40 डेज़ में। तो यहाँ से हम अगर देखें मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 6 वुमेन जो है वो इक्विवेलेंट है 4 मेन के, और जो मेन बाय वुमेन जो इन लोगों का एफिशिएंसी जो है वो 3:2 बन जाएगा। तो 8 मेन जो है वो 40 डेज़ में कंप्लीट करेगा। 8 मेन यानी 8 इंटू मेन, एक मेन का एफिशिएंसी है 3 इंटू 40, ये जो है ये है हमारा टोटल वर्क। अभी हमें क्या निकालना है 6 मेन और 6 वुमेन कितने टाइम में करेगा। तो ये है हमारा टोटल वर्क और इसको काम कौन कौन कर रहा है 6 मेन कर रहा है, यानी 6 मेन का एफिशिएंसी 6 इंटू 3 यानी 18 बन जाएगा, और 6 वुमेन यानी 6 इंटू 2 12 एफिशिएंसी से करेगा। तो फिर टोटल वर्क जो है वो बन गया हमारा 24 इंटू 40, और जो यहाँ से एफिशिएंसी है ये 18 प्लस 12 यानी 30 हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फिर हमें मिल जाएगा 32 डेज़, यानी 32 डेज़ में कंप्लीट जो वर्क है इसको 6 मेन एंड 6 वुमेन कंप्लीट कर पाएगा, यानी ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन SI CI के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एट अ रेट ऑफ 10% ऑन द सेम अमाउंट फॉर 3 years 1530। हमें निकालना है प्रिंसिपल कितना आएगा, जो अगर जो हमारा इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है एनुअली। तो हमें SI और CI का डिफरेंस पता है और जो रेट है वो 10%। अगर 10% यानी 10/100 बोल सकते हैं, यानी 1/10 इस रेट में जो हमारा अमाउंट है उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। जब कभी भी हमें यहाँ पे ऐसे 3 years दिया है तो फिर हमें ऐसे पहले रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे 3 years के लिए दिया है तो फिर ये जो भी डिनोमिनेटर में है उसको क्यूब कर देना है। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1000। अभी यहाँ से हम ट्री मेथड में इसको सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रोसेस से करने से बहुत ईजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि 1/10 टाइम्स करके हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब
जो इस पे अगर 1/10 करें तो फिर क्योंकि हमें 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर फर्स्ट ईयर के लिए 100 हो जाएगा, सेकंड के लिए 100, थर्ड के लिए 100। अभी SI का तो इतना ही होता है, लेकिन CI के लिए कितना होता है? CI को के केस में हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब इस 100 के ऊपर भी हमें 1/10 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से 10 और यहाँ से 10, दोनों को मिला के 20, और इसके ऊपर भी अगेन मिलेगा 1/10। इसका मतलब यहाँ से हमें आ जाएगा 1। अभी अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये हमारा सिर्फ SI है, और ये जो कंप्लीट है ये हमारा SI प्लस CI है। तो फिर हमें क्या दिया है? SI और CI का डिफरेंस दिया है। इसका मतलब SI और CI का डिफरेंस सिर्फ इतना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो फिर SI और CI का डिफरेंस कितना हो रहा है? 31। तो हमारे क्वेश्चन में जो ये 31 यूनिट है इसका वैल्यू ही दिया है 1530, यानी एक यूनिट जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जो है ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है, तो फिर ये 50 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो फिर हमने अगर 1000 जब लिया था, 1000 यूनिट लेके हमने किया और हमें मिला एक यूनिट जो है उसका वैल्यू 50 रुपीज़ है। इसका मतलब हमारा जो टोटल सम है वो 50 × 1000 यानी 50K हो जाएगा, यानी C हो जाएगा हमारा आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं क्या दिया है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया है 1600 रुपीज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी अगर हम CP और MP को देखें तो इसमें जो डिफरेंस है ये 1600 रुपीज़ का है। When the same article is sold at discount of 500, the percentage of profit earned is 25%, और बीच में SP आएगा। यहाँ से इसको हमने प्लस 1500 में मार्क करके रखा है, और यहाँ से हमने इसको 500 के डिस्काउंट में दे दिया। तो फिर अगर हम देखें तो फिर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हमारा जो CP और SP है इसका डिफरेंस जो है ये 1600 माइनस 500 यानी 1100 के हो जाएगा, यानी जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ से 1100 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज है 25%। 25% यानी 25/100, दैट इज़ 1/4, यानी CP अगर 4 होता तो फिर SP 5 होना चाहिए और जो प्रॉफिट है वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो 1100 रुपीज़ का है, यानी 1 यूनिट है 1100। तो हमारा जो CP है वो सिंपली हो जाएगा 4400 रुपीज़। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है कि प्रॉफिट जो है वो अगर 30% हो तो फिर SP कितना होगा। प्रॉफिट 30% है तो फिर यहाँ से अगर हम देखें प्रॉफिट को 30% बनाए तो फिर हमारा SP कितना हो जाएगा? SP इसका है 130%। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फिर हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से ये होता है 52 यानी 570, तो 5720 ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल SP, यानी B हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे दिया है कोई एक ट्रेन है, स्टेशन A से लेफ्ट कर रहा है B के लिए 4 PM पे, 4 बजे निकल रहा है। यहाँ पे अगर हम ले ले A और ये B, 4 बजे निकल रहा है ट्रेन, और कोई एक ट्रेन है जो निकल रहा है वो 80 किलोमीटर पर आवर से निकल रहा है। इसका मतलब 80 kmph जो है इसका स्पीड है। अभी 8 बजे कोई और एक ट्रेन निकल रहा है A से B की तरफ ही, सेम पैरेलली उसके जा रहा है, लेकिन इसका स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर है। तो फिर 8 PM पे ये 120 किलोमीटर पर आवर से निकल रहा है। अभी हमें क्या देखना है? हाउ फार फ्रॉम A इज़ अनदर ट्रेन एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक द फर्स्ट ट्रेन। अभी जो सेकंड ट्रेन है, सेकंड ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, यानी ये बाद में निकलने से निकलेगा वो तो ठीक ही है, लेकिन जब ये जितना भी डिस्टेंस पहले वाले ने तय कर लिया है उसको अगर क्रॉस कर ले तो फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाले को ओवरटेक कर लेगा। तो फिर हमें देखना है कि A से कितने दूर जाके ये ओवरटेक कंप्लीट होगा। अभी अगर हम देखें ये 4 से 8 के बीच इस टाइम में सिर्फ पहला वाला ट्रेन ही मूव कर रहा है। इसका मतलब इस 4 घंटे में ये पहले वाला ट्रेन जो है वो कितना जाएगा? 80 × 4 यानी 320 किलोमीटर जाएगा। तो ऐसा है कि ये 320 किलोमीटर चला गया और ये यहाँ से निकल रहा है, तो फिर ये बाकी का 320 किलोमीटर जाने में, इस 320 किलोमीटर जाने में इस सेकेंड ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 120। लेकिन क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर हमें रिलेटिव स्पीड लेना है। रिलेटिव स्पीड जो होता है सेम डायरेक्शन में जाने से दोनों का डिफरेंस आ जाता है।
यानी 120 माइनस 80। तो फिर इसमें से हम देखें तो फिर सेकेंड ट्रेन को 8 आवर लगेगा इसको फर्स्ट ट्रेन को क्रॉस करने में। तो उस 8 आवर में ये और भी कितना डिस्टेंस चला जाएगा, 8 इंटू 80 यानी और भी 640 किलोमीटर चला जाएगा। इनिशियली ये 320 किलोमीटर गया था और यहाँ से इसने 640 किलोमीटर जाके इसको ओवरटेक किया, यानी टोटली जो फर्स्ट वाला ट्रेन कितना ए से कितना दूर में जाके मीट करेगा और फर्स्ट वाला ट्रेन को ओवरटेक करेगा 320 प्लस 640 यानी 960 किलोमीटर ए से जाने के बाद बी जो है और जो सेकेंड वाला ट्रेन है वो फर्स्ट वाले ट्रेन को ओवरटेक करने वाला है, यानी सी हो जाएगा हमारा आंसर। अभी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में दिया है इन अ बिजनेस ए इन्वेस्टेड 1200 मोर देन बी invested his amount for 12 months while A invested for 4 months more than that of B। अभी अगर हम यहाँ पे A और B को लिखें, इन्वेस्टमेंट का हमें नहीं पता, हमें इतना पता है A 1200 मोर इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब B अगर X करेगा तो फिर A जो है X प्लस 1200 करेगा। टाइम के बारे में हमें क्या पता है, B जो है 15 मंथ्स के लिए कर रहा है और जो A है वो 4 मंथ मोर के लिए कर रहा है, इसका मतलब 19 मंथ के लिए कर रहा है। टोटल प्रॉफिट जो है वो 1240 है, इन विच प्रॉफिट ऑफ B जो है वो 120 लेस देन ऑफ A है। इसका मतलब जो भी अगर हम इसमें से हमें ये जो है ये है इन्वेस्टमेंट, ये जो है ये बन गया टाइम, और जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, अगर A को जितना भी मिलेगा, सपोज़ Y मिल रहा है तो फिर Y से 280 कम करके जितना भी होगा वो B को मिलने वाला है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो फिर इसको हमें आना चाहिए 1240। तो फिर यहाँ से हम Y को निकाल सकते हैं, यहाँ से हम देखें तो फिर 2Y माइनस 280 इक्वल 1240, यानी जो Y है वो बन जाएगा 1520/2 1520/2 यानी 760, ये बन जाएगा हमारा Y। A का प्रॉफिट हो गया 760, तो फिर B का प्रॉफिट कितना होगा -280, यानी इसको अगर हम माइनस करें तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 480। तो फिर हमें क्या पता है, जो I इंटू T इसका जो रेशियो है और जो P का रेशियो ये दोनों सेम होता है। तो फिर इसको अगर हम यूज़ करें इस कंडीशन को तो फिर हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले का इन्वेस्टमेंट यानी X प्लस 1200 इंटू टाइम जो कि है 19 ओवर सेकेंड वाले का इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इसका जो रेशियो है वो इसका रेशियो हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो फिर रेशियो 4 से कैंसिल करने से रेशियो हो जाएगा हमारा 19/12। तो फिर इसको अगर हम इसको यहाँ पे लिखें इक्वल जो है 19/12, तो फिर यहाँ से हम जो x है इसका वैल्यू को निकल पाएंगे। तो फिर यहाँ से क्या आ गया 4x प्लस 4800 जो है वो है 5x, यानी जो x है उसका वैल्यू हमें मिल गया 1200। हमें क्या निकालना है, A का इन्वेस्टमेंट, A जो है उसका इन्वेस्टमेंट क्या था x प्लस 1200 था, x जो है वो 4800 हो गया, और A का इन्वेस्टमेंट जो था x प्लस 1200 था, इसका मतलब इसके साथ 1200 अगर हम जोड़ दें तो फिर 6000 हो जाएगा हमारा A का इन्वेस्टमेंट। तो A हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है वो परमुटेशंस के ऊपर बेस्ड है। सो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे सो दैट ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वावल एज्यूमिंग नो लेटर इज़ रिपीटेड। तो अभी इसको क्या करना है, हमें पता है मंडे में कुल 6 लेटर्स है, तो फिर यहाँ पे अगर हम 6 प्लेस को ले लें तो फिर इस 6 लेटर्स से हमें कोई एक वर्ड बनाना है, एक सिर्फ एक नहीं, मतलब हम कितने सारे ऐसे वर्ड बना सकते हैं जहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमारा लेटर है उसे वावल होना है और कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला वावल होना है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, या तो ओ या तो ए। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 ही लेटर है जिसको हम रख सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे ओ को रख लिया तो फिर हमारे पास अभी
बचा कितना लेटर्स है, 5 लेटर्स। सेकेंड वाले प्लेस में हम 5 लेटर्स को रख सकते हैं। अगर हमने 2 को रख दिया तो फिर हमारे पास बाकी 4 लेटर्स है, क्योंकि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। थर्ड वाले में 4 लेटर्स को रख सकते हैं। अगेन फोर्थ वाले में हम 3 को रख सकते हैं, नेक्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 1। तो फिर ऐसे कुल इतना सारा हमारा अरेंजमेंट बन सकता है। तो फिर इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 20, 60 एंड देन 4 दैट इज़ 240 अरेंजमेंट बन जाएगा। इस मंडे के जो लेटर्स है इसको हम डिफरेंट टाइप से अगर अरेंज करें ताकि या तो ओ या फिर ए से शुरू हो, ऐसे हमें 240 अलग अलग वर्ड्स मिल जाएंगे। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एवरेज के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन दिया है, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ a person is 16.75 years and 20 new persons with an average age of 13.25 years joined the group, and due to this the average of the group becomes 15 years. तो सपोज इनिशियली x लोग थे, x लोग का जो एवरेज एज था वो था 16.75, उसके बाद 20 लोग ऐड हुए जिसका एवरेज एज था 13.25। तो फिर कुल कितना लोग हो गया, अभी x + 20 लोग हो गए और इनका जो एवरेज एज है वो है 15 ईयर्स। तो फिर इसको अगर हम देखें तो फिर इसका सम और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 15x + 300, और यहाँ से अगर हम देखें तो फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो सिंपली 16.75x आने वाला है, और अगर 20 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आएगा, 2 अगर पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर यहाँ से आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 26.50 इंटू 10 यानी 265। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फिर यहाँ पे ऊपर करते हैं तो फिर क्या मिलेगा, 1.75x है उसका वैल्यू हमें मिल जाता है 35, यानी जो x है वो बन जाएगा 35/1.75। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट 20 एज आवर आंसर। तो कितने नंबर का लोग पहले थे, तो फिर पहले टोटल इनिशियली 20 लोग थे, तो 20 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, ये इनकम के ऊपर बेस्ड है, एक्चुअली ये रेशियो के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ़ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2001 इज़ 2:3। 2001 में हम जाते हैं, यहाँ पे ए और बी इन लोगों का जो इनकम का रेशियो है वो था 2:3। Then the ratio of income of A in 2001 and 2 is 4:5। अगर हम A के हिसाब से ही देखें 2001 एंड 2002 में इसका जो इनकम का रेशियो है वो 4:5 आने वाला है। तो फिर हम देखें दोनों ही एक के बारे में ही बोल रहा है, इसका मतलब इसको अगर हम 4 बना दें तो फिर हमें यहाँ से B का रेशियो इस रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। कैसे हम 4 बना सकते हैं इसको, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2001 में ए और बी जो है इनका इनकम का रेशियो जो है था वो था 4:6। अभी क्या दिया है, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए का एक्सपेंडिचर हमें पता लगाना है 2002 में। इस केस में यहाँ पे हमें इनकम दिया है, इसका सेविंग्स दिया है जो है वो है 4,000 रुपीज़। इफ़ इट इज़ गिवन दैट इन 2001 द इनकम ऑफ ए एंड बी जो है वो 25,000 था। अगर हम यहाँ से देखें 2001 में ये जो है ए और बी का इनकम का रेशियो था, इसका मतलब ए और बी का टोटल इनकम कितना था, टोटल 10 यूनिट था। इस 10 यूनिट का वैल्यू जो है वो दिया है 25,000, यानी 1 यूनिट हमें कितना मिल गया, 2500 करके। तो फिर एट प्रेजेंट जो है ए का इनकम कितना हो जाएगा, 5 × 2500 यानी 12500। तो फिर ये हो गया ए का इनकम और ये जो है उसका हो गया सेविंग्स। तो फिर एक्सपेंडिचर कितना होगा, इनकम माइनस सेविंग्स यानी 8500, यानी ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एज के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन जो है दिया है, द एज ऑफ राम एंड श्याम जो है वो 2:3 है। राम एंड श्याम 2:3 है। आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 + 5 में कर लेती हूँ, क्या दिया है उसका जो एज का रेशियो है वो 6:8 बन जाएगा। तो हमें एवरेज एज निकालना है 10 साल के बाद। अगर यहाँ से हम देखें इनिशियली क्या था, ये 2:6 है, यानी यहाँ पे गैप है 4 ईयर्स का, लेकिन ये इस केस में अगर जो देखें गैप है 2 ईयर्स का। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फिर यहाँ से 1:3 मिल जाएगा। अगर 1:3 करें तो फिर गैप जो है वो हमारा
ठीक ही है, यानी 2 ईयर्स का, इस केस में भी 2 ईयर्स का, तो फिर ऐसे हम ले सकते हैं। तो फिर यहाँ से अगर हम देखें तो फिर राम का एज 1 से 6 हुआ, यानी 5 ईयर्स में 5 यूनिट बढ़ा। तो फिर हम बोल सकते हैं जो 5 यूनिट है वो है 5 ईयर्स, यानी 1 यूनिट 1 ईयर्स होगा। इसका मतलब एट प्रेजेंट जो आर और एस है इसका एज है 1 ईयर एंड 3 ईयर। हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि 10 साल के बाद इन लोगों का एवरेज एज कितना होगा। तो फिर फ़िलहाल इन दोनों का जो एज का सम है वो है 4। 10 साल दोनों का एज इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब टोटल 20 इंक्रीज़ करेगा। तो फिर इन लोगों का एज कितना होगा 24। इसका एवरेज निकालना है, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 ईयर्स हो जाएगा 10 साल के बाद इन लोगों का एज का एवरेज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। दिया है 2 ट्रेन है जो लीव कर रहे हैं दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एट 4 AM एंड 4:30 AM। सो D2 के हम देखेंगे 4 AM में एक जा रहा है और 4:30 AM में जा रहा है। 4 AM में जो जा रहा है उसका जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, और सेकंड का जो है जो 4:30 में जा रहा है उसका है 75 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें दिखना है कि आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स दिल्ली से कितने दूर जाके ये दोनों मिलेंगे। तो फिर अगर हम देखें पहले वाला जो है 4 बजे निकल जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ये आधा घंटा जो है इनिशियल आधा घंटा सिर्फ पहले वाला ही जाएगा, सेकंड वाला नहीं जाएगा। तो इनिशियल आधा घंटे में ये पहला वाला कितना डिस्टेंस जाएगा, वो 1 घंटे में जाता है 50 किलोमीटर। इसका मतलब इनिशियल आधा घंटे में वो 25 किलोमीटर चला जाएगा। अभी अगर हम देखें तो फिर 25 किलोमीटर के बाद ए भी चल रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों ही चल रहा है। तो फिर इसमें अगर हम देखें तो फिर टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो फिर जितना भी है ऑलरेडी 25 चला गया, ये वाला डिस्टेंस कोई जो सेकंड वाला है उसको ओवरटेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो माइनस में करना पड़ेगा। इसका मतलब 75 माइनस 50 करने से हमें मिल जाएगा सेकंड वाला जो है 25/25, यानी 1 आवर में सेकंड फर्स्ट वाले को ओवरटेक कर लेगा। तो उस 1 आवर में फर्स्ट वाला फिर से जो है 50 किलोमीटर वो चला जाएगा, यानी फर्स्ट वाला कुल 75 किलोमीटर दूर चला जाएगा दिल्ली से। उसके बाद ही ये दोनों मीट करने वाले हैं। इसका मतलब 75 जो है वो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे दिया है देयर आर 8 ब्लू 5 येलो एंड 7 रेड बॉल्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ईदर 1 रेड एंड 1 रेड और 1 येलो बॉल्स। तो अभी आप पता है कि 8 ब्लू है, 5 येलो है एंड 7 रेड बॉल्स है। तो हमें क्या चाहिए, या तो 1 येलो या फिर 1 रेड। अगर हम देखें 1 येलो कैसे हम ले सकते हैं, 5 येलो से हम 1 येलो लेंगे। ये है हमारा डिज़ायर्ड आउटकम ओवर टोटल कितना है हमारे पास बॉल। अगर हम देखें टोटल हमारे पास कुल 20 बॉल्स हैं, 20 बॉल्स में से हम एक ले सकते हैं, यानी ये हो गया हमारा 1 येलो मिलने का प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली अगर हम देखें 1 रेड मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 7C1 ओवर 20C1। हमें क्या चाहिए, इधर फर्स्ट वन और सेकंड वन। जब कभी भी ऐसे और का केस हो तो फिर हमें सिंपली ऐड कर देना होगा। तो फिर मैंने ऑलरेडी जो कॉम्बिनेशन को कैसे ब्रेक करते हैं उसको पहले दिखाई है, और वैसे भी एक फार्मूला है कि NC1 जो है इसका वैल्यू हमेशा n ही आता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 20 और ऊपर जाएगा 5 + 7 यानी 12/20, यानी 3/5 जो है वो बन जाएगा इधर 1 येलो और रेड बॉल पाने का प्रोबेबिलिटी, यानी D हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राज गेव 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ एंड रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। यानी अगर हम देखें टोटल सपोज 100 यूनिट जो है इसका सैलरी है, तो फिर इसने 60 यूनिट जो है उसने उसको वाइफ को दे दिया और 40 यूनिट को इसने म्यूचुअल फंड में लगा दिया। अभी क्या दिया है, out of money his wife got, she spent 20% on groceries, 30% on rent and remaining is 18,000। अभी अगर हम देखें 60 यूनिट का जो 20% है, 20% यानी 1/5, यानी 60 से अगर हम 5 को डिवाइड करें तो फिर इसमें से इसने 12 यूनिट जो है
उससे ग्रॉसरी ख़रीदा, उसका 30% यानी 3/10 यानी 60 इंटू 3/10 यानी 18 जो यूनिट है इसको इसने क्या किया, रेंट में दे दिया। तो फिर इसके पास बचा कितना, टोटल 30 चला गया 60 में से, इसका मतलब अभी उसके पास लेफ्ट है 30 यूनिट। इस 30 यूनिट का वैल्यू जो है वो दिया है 18,000 रुपीज़। तो फिर हम यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका मंथली सैलरी। तो फिर मंथली सैलरी कितना था, इनिशियली 100 यूनिट, तो फिर 30 यूनिट जो है वो है 18,000, यानी जो हम बोल सकते हैं जो 10 यूनिट है वो हो जाएगा 6,000, और जो 100 यूनिट इसका मतलब इंटू 10 यानी 60,000 हो जाएगा, यानी डी हो गया हमारा आंसर। सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 30 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को करे, इसमें से मैंने सारे के सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर RRB क्लर्क एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए बैंकिंग हट के।